आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक केयर का एक जाना माना नाम डॉक्टर अतुल मल्होत्रा, जो कि एआरवी हॉस्पिटल सेक्टर 21 चंडीगढ़ में बतौर डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट रोबोटिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। डॉक्टर साहब का एक लंबा एक्सपीरियंस है और वो रोबोटिक तकनीक के ज़रिए मरीजों को दर्द से आज़ादी दिला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज मैं आशा करता हूँ कि आपके शो के माध्यम से बहुत लोगों को एजुकेट कर पाऊँगा। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है गठिए को लेकर के, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इससे जूझ भी रहे हैं, तो कई लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि उन्हें कैसी प्रॉब्लम है। तो लोगों को कैसे पता चले, वो समझ पाएँ कि उनको गठिया है, और अगर गठिया है भी तो उनके क्या कुछ जो लक्षण होते हैं सामने आते हैं, वो लोगों को पता चल पाए। शुरू में जब जोड़ों में या घुटने में दर्द होता है तो वो कई कारण से हो सकता है, जैसे कि लिगामेंट इंजरी, विटामिन की कमी या छोटी मोटी चोट से। लेकिन जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हमारा घुटना हमेशा सूजा रहे, एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में भी हमारे को सांस चढ़े या दर्द होने लगे, तो उसको आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। शुरू में अगर पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं तो कुछ एक्सरेज के द्वारा या एग्जामिनेशन के द्वारा हम उनको आगे गठिया बढ़ने से बचा सकते हैं। लेकिन जब एडवांस स्टेज में पेशेंट आते हैं तो हमें उनको दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। तो अगर गठिया है तो उसके लिए क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं? सो मैं हर पेशेंट को, हर मरीज़ को यही रिकमेंड करता हूँ कि जब आपको घुटने में दर्द बहुत लंबे समय तक चले या आपको मोबिलिटी कम हो जाए तो आपको डॉक्टर्स को दिखा लेना चाहिए जल्दी। कि शुरू में तो हम लोग वेट रिडक्शन, कैल्शियम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रिकॉशंस, एक्सरसाइज, और मैं हर पेशेंट को पांचवी चीज़ बताता हूँ, ग्रीस की दवाई। इन चीज़ों से हम गठिया को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन जब ये बहुत एडवांस्ड हो जाता है और मोबिलिटी ना होने की वजह से डिप्रेशन आने लगे, तब हमें नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड करते हैं हम लोग। तो नी रिप्लेसमेंट कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कितना उनके लिए ज़रूरी है, या क्या कुछ उसके फ़ायदे उनको मिल पाएंगे? जब ये गठिया या आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो जाता है और मोबिलिटी या पेशेंट की मूवमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, हार्ट पे जोर पड़ने लग जाता है, सांस फूलने लगता है, तो नी रिप्लेसमेंट एक वायबल और प्रिडिक्टेबल और एक अच्छा इसका इलाज है, जिससे कि मोबिलिटी वापस रिस्टोर हो सकती है और पेशेंट अपने जो गोल्डन ईयर्स हैं, जो अपनी रिटायरमेंट की एज है या जो ओल्ड एज है, उसमें एक्टिविटी लेवल और एक्टिव रह सकता है, क्योंकि मोबिलिटी इज़ लाइफ। आपने बताया कि रोबोटिक सर्जरी होती है ना, तो जो सर्जरी करते हैं वो रोबोट खुद करते हैं? नहीं, अब नी रिप्लेसमेंट जैसे आजकल वर्ल्ड ओवर रोबोटिक टेक्निक से या रोबोटिक असिस्टेड की जाती है। सो नी रिसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट जो रोबोटिक होती है, उसमें रोबोट एक एडवांस्ड टूल की तरह काम करता है। जितनी भी ये बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, इन्होंने पहले अमेरिका और जापान में ये रोबोट्स बनाए और वहाँ पे कई पेशेंट्स पे ये इस्तेमाल किए गए। उसके बाद इंडिया में भी हम लोगों ने ये रोबोट्स इंपोर्ट किए हैं अमेरिका से, जिसके द्वारा हमें सर्जरी में प्रिसीजन मिलती है। हर बोन प्रिपरेशन की स्टेप के बाद रोबोट के साथ हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, प्रिसीजन चेक कर सकते हैं, जिससे कि रिजल्ट्स एक तरह से गारंटीड हो जाते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और पेशेंट सेटिस्फैक्शन 100% रहती है। तो जैसे कि रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट और जो मैनुअल नी रिप्लेसमेंट होती है, इसमें क्या कुछ अंतर होता है? मैनुअल नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि बहुत बड़ा कट लगाया जाता है, थाई बोन में बहुत बड़ा होल होता है और उसके बाद एक बड़ी रॉड डाली जाती है थाई बोन में, जिसके बाद कटिंग होती है पिन्स के द्वारा। रोबोटिक सर्जरी में हम लोग रोबोट के दिमाग में एक 3D प्लानिंग कर देते हैं, 3D मैपिंग हो जाती है रोबोट के दिमाग में, और रोबोट घुटने की एक मॉडल बना लेता है अपने माइंड में। उसके द्वारा हम बोन प्रिपरेशन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होती है। एक रोबोटिक नी रिसर्फेसिंग सर्जरी एक रेवोल्यूशन है, जिसके बाद अब ये सर्जरी करने का तरीका चेंज हो चुका है। तो एक सवाल भी आता है कि जो आप नी रिप्लेसमेंट करते हो, उनके कुछ ब्रांड्स भी होते हैं कि लोग वो चूज़ कर पाएँ कि उन्हें कौन सा नी जो है वो लगवाना है या रिप्लेस करवाना है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो नी रिप्लेसमेंट में जो इम्प्लांट यूज़ होता है, अगर आप गूगल पे जाएं या AI से पूछें एक सिंपल सवाल कि व्हाट आर द बेस्ट नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स इन द वर्ल्ड,
तो कुछ इम्प्लांट्स के नाम आते हैं जो अमेरिका में बनाए जाते हैं और वो इम्प्लांट्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं कई साल चलने के लिए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा पेशेंट्स को कि नी रिप्लेसमेंट के लिए आप अपना दुनिया के बेस्ट इम्प्लांट्स लगाएं। तो एक सबसे पहले सवाल हर किसी के जहन में आता है कि खर्चा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पता चले अगर उन्हें नी रिप्लेसमेंट करवाना है कितना खर्चा आएगा, तो क्या कुछ खर्चा आ जाता है नी रिप्लेसमेंट करवाने में? नी रिप्लेसमेंट अब जैसे हम लोग तो रोबोटिक असिस्टेड करते हैं, तो हम लोग जो है शुरू में पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट देना चाहते हैं और हम ये सर्जरी जो है विद मिनिमल एडिशनल कॉस्ट कर रहे हैं। और ख़र्चा जो है इंडिया के बड़े शहरों के मुकाबले 1/3 या 1/5 खर्चे में हम लोग ये सर्जरी कर पाते हैं यहाँ पे। तो एक होता है सीटी बेस्ड और नॉन सीटी बेस्ड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है? जब रोबोट बनाए गए तो उसमें सीटी स्कैन कराना अनिवार्य था, वो ज़रूरी था। उसमें क्या होता था कि प्री ऑपरेटिव पेशेंट का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। एक आदमी जो है या एक ह्यूमन बीइंग का अपनी लाइफ टाइम में 10 से 12 एक्सरे का एक्सपोजर होता है, तो एक सीटी स्कैन में 400 से 500 एक्सरे का एक्सपोजर तो आपका हो जाता है। तो अगर किसी ने दोनों घुटनों की सर्जरी करानी है तो 1000 एक्सरे का रेडिएशन उनको लेना पड़ता था। फिर ये जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्होंने ऐसे रोबोट्स बना लिए हैं जो AI बेस्ड हैं, डिजिटल रोबोट्स हैं जिसमें सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अब नॉन सीटी स्कैन बेस्ड रोबोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम बिना सीटी स्कैन के ये ऑपरेशन कर सकते हैं, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। और जो प्री ऑपरेटिव प्रोसेस है, जो प्री रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट हो जाता है और सर्जरी के दौरान रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता पेशेंट को, तो जिसमें बिना सीटी स्कैन के रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी हो सकती है। तो जब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता है तो जो पेशेंट है वो कितने टाइम तक चलना फिरना शुरू कर देता है? हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में मिनिमम जैसे मिलीमीटर के बोन कट्स लेते हैं। जैसे पहले मैनुअल नी रिप्लेसमेंट की जाती थी उसमें सेंटीमीटर बोन कट्स होते थे, तो रोबोटिक में मिलीमीटर बोन कट्स लेते हैं जिससे कि पेशेंट को पेन बहुत कम होती है, सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन नहीं, मतलब सॉफ्ट टिश्यू को बिल्कुल नहीं काटा जाता है और शाम को ही पेशेंट सर्जरी के बाद चल लेता है और अपने वॉशरूम चले जाता है। तो एक लोगों में काफ़ी भ्रम भी होता है कि अगर वो नी रिप्लेसमेंट करवाएं तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी अफवाहें भी मान सकते हैं या लोगों का कहना भी है कि उनको बैठने में या अपना जो घुटना है फोल्ड करने में दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ ऐसा भी होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। रोबोटिक सर्जरी में हम लोग ऑपरेशन टेबल पे ही पूरी घुटने की मूवमेंट ले आते हैं, उससे ना तो बाद में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और घुटना जो है 130 डिग्री तक पूरा हम ऑपरेशन टेबल पे ही मोड़ लेते हैं और उससे जो है घुटने का प्रेशर सारा कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, प्रेशर जो है 0 mm या 1 mm पे प्रेशर ले आते हैं हम घुटने का, और चाहे पेशेंट चौंकड़ी मारे, चाहे सीढ़ी चढ़े या चेयर पे बैठे, तो 0 mm प्रेशर आता है जिससे कि हम ये कहते हैं कि इम्प्लांट बहुत लंबा चलेगा, पेन कम होगी। और जो पेशेंट डिससेटिस्फाइड रहते थे वो इसीलिए डिससेटिस्फाइड रहते थे कि उनका घुटना मुड़ता कम था। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के बाद सभी का घुटना 120 से 130 डिग्री मुड़ता है, इसलिए सेटिस्फैक्शन रेट इज़ 100%। क्या विदेशों से भी जो पेशेंट हैं वो आपके पास आते हैं इलाज के लिए? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब क्योंकि हमारे पास एक तो फैसिलिटी अच्छी है, कॉस्ट बहुत कम है विदेशों के द्वारा, तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी पेशेंट्स आ रहे हैं इस सर्जरी के लिए, क्योंकि सेम रोबोट है हमारे पास, USA का रोबोट है, तो अब हम लोग वही सर्जरी कर रहे हैं जो USA में हो रही है, बट वहाँ के मुकाबले 1/100th ऑफ द कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो पेशेंट आके यहाँ रुक के सर्जरी करा के चले जाते हैं, फिर भी उनको बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है सर्जरी और बहुत जल्दी उनकी बारी आ जाती है, सर्जरी की डेट जल्दी मिल जाती है। जो कि वहाँ पे क्या होता है कि कनाडा में एक घुटने की सर्जरी करके पेशेंट को बोलते हैं कि आप दूसरे घुटने की सर्जरी के लिए 3 साल बाद आइए, तो तब तक तो पेशेंट लंगड़ा के ही चलते रहते हैं। तो उनको बहुत बेनिफिट है कि वो एक सर्जरी करा के दूसरी सर्जरी के लिए हमारे पास तुरंत आ जाते हैं और बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है और उसके बाद विदिन 15 डेज़ वो घर चले जाते हैं। उस टाइम के दौरान हम लोग पेशेंट की केयर और उसकी रिहैबिलिटेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और पेशेंट को पूरा ठीक करके ही हम इंडिया से उनको करते हैं डिस्चार्ज। तो सर कोई ऐसा पेशेंट आया हो या आपके पास कुछ ऐसा केस आया हो कि रोबोटिक सर्जरी से पहले कुछ नामुमकिन लगता हो, कुछ ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस हो जो साझा करना चाहते हो? यस,
हमारे पास ऐसे 2 पेशेंट्स आए हैं जो पिछले 25 से 30 साल से बेड से उठे ही नहीं थे और हमें रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के पहले वो ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं थे। तो अब रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के बाद ऐसे केसेस हमने पब्लिश भी किए हैं लिटरेचर में। ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मिनिमम या मिलीमीटर बोन कट्स के द्वारा उनका ऑपरेशन हो गया और अगले दिन से उनको हमने चला दिया और विदिन 1 मंथ वो पूरी तरह से रिकवर कर गए। ना तो उनमें बड़ी बड़ी रॉड्स डली, ना प्लेट्स डली, या ना स्क्रू डालने पड़े हमें। तो एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहते हो जो मरीज़ है वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं? पेशेंट्स को मैं एक बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि आप काफ़ी एजुकेट हो चुके होंगे इस डिस्कशन के द्वारा। एक तो अपने आप को अवेयर करें, जब भी आप अपने सर्जन के पास जाएं तो एक सवाल करें कि क्या डॉक्टर साहब हमारी सर्जरी वैसे ही होगी मैनुअल तरीके से जैसे 40 साल से हो रही है, या हमारी सर्जरी रोबोटिक असिस्टेड होगी जैसे दुनिया के सारे बड़े शहरों में और वर्ल्ड ओवर की जाती है। क्या हमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा? क्या हमारी रोबोटिक सर्जरी के बाद पहले CT स्कैन कराने की ज़रूरत है? क्या डॉक्टर साहब हमारी रोबोटिक सर्जरी में इतनी रेडिएशन एक्सपोजर की ज़रूरत है? और क्या हमारी सर्जरी में इम्प्लांट्स वही डलेंगे जो एक पेशेंट अमेरिका में है या एक पेशेंट जापान में उनको डाले जा रहे हैं? क्या कोई लोकल इंडियन ब्रांड्स के इम्प्लांट डाले जाएंगे? मैं यही पेशेंट्स को कहूँगा कि अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को अवेयर करें। और आजकल के जो मरीज़ हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने आप को गूगल और AI के द्वारा बहुत एजुकेट भी करते हैं और सही सवाल करते हैं और इन्फॉर्मेशन पूरी लेके सही डिसीजन लेते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी पंजाब हिमाचल। धन्यवाद।